हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत का सबसे पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। तो इसमें क्या है ना, रूल्स को दो हिस्सों में बांटा गया, एक कंपनी रूल, एक क्राउन रूल। ठीक है, तो कंपनी रूल्स के अंदर कौन कौन से एक्ट्स आए उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो कंपनी रूल थी, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। सिग्निफिकेंस क्या था? फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट कंपनीज अफेयर, फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपनीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एंड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। की प्रोविजंस क्या थे? तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी जिसमें 4 मेंबर थे। ठीक है, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 में एक चीफ जस्टिस और उनके साथ 3 जजेस थे। कंपनी सर्वेंट्स जो थे उनको एकदम उन जो कंपनी सर्वेंट्स है उनका जो प्राइवेट ट्रेड, ब्राइब, गिफ्ट्स ये सब थे वो बैन करा दिया। देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक ग्रुप ऐसा बनाया जो रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑन रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को रिपोर्ट बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजेगा। नो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव, तो ये इनका गैप रह गया था। फिर बाद में अमेंडमेंट एक्ट 1781 आया। ये कौन सा था? 1773 था। 1781 आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। पर्पस क्या था? जो भी कमियां हमारी 1773 में रह गई थी उसी कमियों को पूरा करने के लिए। प्रोविजंस क्या थे? जो सुप्रीम कोर्ट था वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के ऊपर उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कंपनी सर्वेंट पे भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, और रेवेन्यू मैटर को एक्सक्लूड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लिमिटेड था, और जो पर्सनल लॉज थे वो हिंदूज को हिंदू लॉज के हिसाब से जज किया जाएगा, और मुस्लिम को मोहम्मदियन लॉज से जज किया जाएगा। और जो प्रोविंशियल कोर्ट्स की थी, जो स्टेट था ना, उनकी अपील्स का जो पावर था वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास था, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के पास उसका जुरिस्डिक्शन नहीं था। और जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उनके पास पूरा कंट्रोल था प्रोविंशियल कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। रियल कंट्रोल पासेस टू द ब्रिटिश कंट्रोल। इस एक्ट के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो कंट्रोल था वो ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। की प्रोविजंस क्या है? कंपनी फंक्शंस डिवाइडेड, कंपनी के फंक्शंस को डिवाइड कर दिया। कॉमर्शियल फंक्शन दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और पॉलिटिकल फंक्शन दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश मिनिस्टर से बना हुआ एक काउंसिल था। इस्टेब्लिश ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स को देखेगा। इंपॉर्टेंस क्या है? कंपनीज टेरिटरी ऑफिशियली कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम सुप्रीम अथॉरिटी। एक्ट ऑफ 1786, इसमें क्या था? जो ये कॉन्वेल्स थे ना उनको इंडिया में भेजा गया था, पर उनकी शर्त थी कि दैट गवर्नर जनरल जो थे उनको ओवरराइडिंग पावर दी जानी चाहिए, और गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ भी होने चाहिए। ठीक है, तो उनकी ये 2 डिमांड्स थी, वो दोनों डिमांड्स उनकी एक्सेप्ट कर दी, और वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। देन फिर आया चार्टर्ड एक्ट 1793। इसमें क्या? जो ओवरराइडिंग पावर्स 1786 में दी थी उस पावर्स को कंटिन्यू रखने के लिए ये चार्टर्ड एक्ट आया था। ओवरराइडिंग पावर ऑफ गवर्नर जनरल एक्सटेंडेड, all future governor generals and governors
को ये पावर मिलेगी। ग्रेटर कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर पूरा ग्रेटर कंट्रोल रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। कंपनीज ट्रेड मोनोपोली जो थी उसको एक्सटेंड कर दिया 20 साल और कमांडर ऑन चीफ नॉट कंपलसरी काउंसिल के मेंबर। ये कंपलसरी नहीं है कि दैट कमांडर चीफ, देखो गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ रहेगा, पर एज अ कमांडर इन चीफ वो काउंसिल का पार्ट नहीं रहेगा, पर एज अ गवर्नर जनरल वो काउंसिल का पार्ट रहेगा। ठीक है। देन सैलरीज जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके स्टाफ की वो इंडियन रेवेन्यू से पे की जाएगी। चार्टर्ड एक्ट 1813 में कंपनी मोनोपोली एंडेड, जो कंपनी की मोनोपोली थी जो 20 साल एक्सटेंड कर दी थी, वो 20 साल बाद 1813 में वो मोनोपोली खत्म हो गई। मोनोपोली सिर्फ 2 चीज़ों में रही, एक टी के ट्रेड में और ट्रेड विद चाइना में। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश क्राउन सॉवरेनिटी असर्ट ओवर द इंडियन टेरिटरी, ब्रिटिश क्राउन की पूरी सॉवरेनिटी आ गई, ठीक है, इंडियन टेरिटरी पे। और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि वो क्रिश्चियनिटी फैला सकते। प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ पैसे दिए थे और वो ये भी बोला कि दैट 1 लाख रुपीज़ खर्च होने चाहिए फॉर इंडियन एजुकेशन एवरी ईयर। और लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो टैक्स इम्पोज कर सकते और पनिश कर सकते जो टैक्स नहीं देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यही लोकल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने की पावर दी थी। कब दी थी? 1813 में। देन फिर आया चार्टर्ड एक्ट 1833, इधर 1813 था, इधर 1833, 20 साल बाद। फाइनल स्टेप टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन करने में सबसे बड़ा योगदान था इस एक्ट का। मेजर चेंजेस क्या है? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, हाँ। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गई। बॉम्बे और मद्रास की जो पावर थी वो लेजिस्लेटिव पावर भी उनसे छीन ली। सबॉर्डिनेट तो थे ही पहले से, पर लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे बिकम सोल लॉ मेकर, लॉ क्लासिफाइड। बिफोर 1833 रेगुलेशन बोला जाता था, आफ्टर 1833 लॉस को एक्ट बोला गया। दैट एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या आया इस एक्ट के बाद? कंपनी जो थी वो अब सिर्फ और एक कॉमर्शियल बॉडी बन के रह गई थी, ठीक है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बन के रह गई थी। और कंपनी रूल्ड इंडिया इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्या? ओपन कंपटीशन प्रपोज किया गया। इंडियंस नॉट टू बी बेयर्ड फ्रॉम द सर्विसेज और नेवर इम्प्लीमेंट ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। तो ये ओपन कॉम्पिटिशन्स के लिए, सिविल सर्विसेज के ओपन कॉम्पिटिशन के लिए प्रपोज तो किया गया था, पर ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने कभी एग्री नहीं किया इस चीज़ को लेकर के, इसलिए वो एक्ट बाहर आया ही नहीं, वो चीज़ हुई ही नहीं। फिर 1853 क्राउन रूल आने से पहले का लास्ट एक्ट जो था वो था, उसमें क्या की प्रोविजंस थे कि दैट सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो पहले जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गई। तो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग एक्सपांडेड बाय द 6 मेंबर। तो एग्जीक्यूटिव के पास पहले से 6 थी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन गई इस एक्ट के बाद से, और उसमें भी 6 मेंबर थे। क्रिएटेड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडिया जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल वर्क लाइक अ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेशन बिकम द स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्या चेंजेस आए? ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया और सिविल सर्विसेज ओपन कर दी इंडियंस के लिए। और जो मैक्योली कमिटी थी वो अपॉइंट की गई थी इस चेंज को लाने के लिए। कंपनी अलाउ टू कंटिन्यू, कंपनी के जो रूल को तो उसको अलाउ कर दिया कि आप कंटिन्यू रहो। नो फिक्स टाइम पीरियड मेंशन। अब इनका वक्त ख़त्म होने को आया था, इसलिए उन्होंने कोई फिक्स टाइम दी नहीं थी, अगली डेट दी नहीं थी की। और पार्लियामेंट कुड एंड कंपनीज रूल एनी टाइम, और पार्लियामेंट कभी भी कंपनी के रूल को ख़त्म कर सकती।
लोकल रिप्रेजेंटेशन, 6 लेजिस्लेटिव मेंबर जो थे सेंटर में, उसमें जो 4 होंगे वो मद्रास से थे, एक बॉम्बे से था, एक बंगाल से था और एक आगरा से था. वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 जगहों के नाम याद रहना चाहिए. 4 में से जो 6 लोग थे वो इंडिया मतलब इन सारे प्रोविजन से बिलोंग करते थे. अब रिवॉल्ट ऑफ 1854 हुआ. ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुई. कब हुई? 1854 में हुई. फिर क्राउन रूल आ गया. क्या आया? क्राउन रूल आया और वो चला 1947 तक. अब इसमें सबसे पहला एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. ये हुई 1950 मैं गलत बोल गई. रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था वो था, मैं 1854 बोल गई, सॉरी. अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रांसफर द पावर टेरिटरी रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन. कंपनी का पूरा तहस नहस हो गया, वो पूरी एक्सक्लूड हो गई इंडिया से. इंडिया टू बी गवर्न इन द सेम ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. गवर्नर जनरल जो पोस्ट थी उसका नाम बदल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया. फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक्ट. और वाइसरॉय कौन थे फर्स्ट? वो थे लॉर्ड कैनिंग. डबल गवर्नमेंट अबॉलिश, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला सिस्टम था ना, वो भी खत्म हो गया. ठीक है, दोनों रिमूव्ड हो गए. ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड. तो उसकी जगह ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी का एक ऑफिस बनाया गया, जो कि उसमें ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स थे, रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. 15 मेंबर बॉडी थी जो कि एडवाइजरी इन नेचर थी. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो चेयरमैन थे. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल मेड अ बॉडी कॉपरेट. ठीक है, तो ये जो सेक्रेटरी थी उसमें 15 लोग थे, ये एडवाइजरी थी, उसका चेयरमैन सेक्रेटरी हुआ करता था. नेचर ऑफ एक्ट क्या था? इम्प्रूव द कंट्रोल मशीनरीज इन इंग्लैंड एंड नो मेजर चेंजेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. बस उन्होंने रोल को अलग बदल दिया, क्राउन को ला दिया कंपनी की जगह, बाकी सब सेम ही था. इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861. सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन आफ्टर 1857 रिवॉल्ट. बिगनिंग ऑफ पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन. की फीचर्स क्या थे? इंडियन एसोसिएट विद द लेजिस्लेशन में इंडिया का पार्टिसिपेशन होने लग गया. नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स नॉमिनेटेड. तो ये जो लेजिस्लेशन था, सेंट्रल का जो लेजिस्लेशन था, उस काउंसिल में इंडिया को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह नॉमिनेट किया गया. तो पहले कौन? वो 3 लोग थे. 1862 में ये हुआ. राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. ये 3 लोग थे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बन के लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट किया था. दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट. तो जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे की और मद्रास की, वो उनको वापस कर दी, जो 1833 में उनसे छीन ली थी. 1830 में छीनी थी या 1813 में छीनी थी? लेट मी चेक. हाँ, 1833 में छीनी थी, सॉरी. लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर टू बॉम्बे एंड मद्रास. न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, ठीक है, जिसमें बंगाल में बनी. ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग है, ठीक है. और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मिली और पंजाब में, ठीक है. पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हो गया, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग. और वाइसरॉय जो थे वो एम्पावर थे टू इशू ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर भी इस एक्ट में वाइसरॉय को दी गई, जो कि अब वैलिड थी 6 मंथ्स तक, ठीक है. देन इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 में की फीचर्स क्या थे? इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंटर और प्रोविंसेस. सेंटर और प्रोविजंस लेजिस्लेटिव में दोनों में और नॉन ऑफिशियल्स की जो स्ट्रेंथ थी उसको इंक्रीज किया गया. ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन. ऑफिशियल मतलब उनकी मेंबरशिप तो इंक्रीज कर दी, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर दी, बट मेजॉरिटी ऑफिशियल्स की रहेगी. फिर
लेजिस्लेटिव काउंसिल अलाउड टू डिस्कस बजट, उनको पावर दे दी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बजट को डिस्कस कर सकती है, क्वेश्चन आस्क कर सकती है. इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस, नॉट नेम्ड एज अ इलेक्शन. नॉमिनेशन नो रिकमेंडेशन ऑफ नॉमिनेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बॉडीज इंक्लूड, तो नॉन ऑफिशियल या लेजिस्लेटिव में नॉमिनेशन होगा तो लोकल रिप्रेजेंटेशन में जो कौन सी बॉडीज़ थी जो रेकमेंड करती थी नॉमिनेशन को थी वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, ज़मींदार्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स. देन वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहता है या रिफॉर्म. फीचर्स क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपांड किया गया, सेंट्रल काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी वो 16 से 60 कर दी डायरेक्ट, ठीक है, इंक्रीज कर दिया. ऑफिशियल मेजॉरिटी सेंटर में बनी रहेगी, पर प्रोविंशियल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी को मंजूरी दे दी कि दैट सेंटर में तो ऑफिशियल ही मेजॉरिटी में रहेगा, पर प्रोविंशियल काउंसिलिंग्स में नॉन ऑफिशियल की मेजॉरिटी हो सकती है. लेजिस्लेटिव फंक्शन एक्सपांडेड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते, उधर सिर्फ क्वेश्चन आस्क कर सकते थे पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आस्क नहीं कर सकते. और बजट रेजोल्यूशन पे इंडियन जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है वाइसरॉय की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर, ठीक है. सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम इंट्रोड्यूस, जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ना मुस्लिम्स के लिए वो 1909 में शुरू की गई, जो कि लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है. सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार एंड प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, जो कि 1920 कम इनटू द फोर्स इन 1921 आ गया, तो 1919 में ही आ गया था. अगस्त 20 1917 डिक्लेरेशन, गोल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. फीचर्स क्या थे इस एक्ट के, सेंट्रल प्रोविजनल सब्जेक्ट सेपरेट्स, जो सेंटर का सब्जेक्ट्स था वो अलग कर दिया, प्रोविंशियल्स के सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया. डायरकी इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में भी डायरकी शुरू हो गई. ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे ना वो मिनिस्टर्स देखेंगे, मतलब क्राउन वाले क्या बोलते हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आए हुए थे ना वो लोग देखेंगे. और रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब जिसमें इंडियंस का कंट्रोल था. बाइक्रेमलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया एट सेंटर, काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, तो ये सेंटर में हुआ था, नॉट इन स्टेट, ओनली इन सेंटर. डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोडक्शन वो इंट्रोड्यूस किया गया, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें एक इंडियन पहले थे 1909 में, 1999 में उसमें से 3 लोग इंडियन कर दिए, ठीक है, टू बी इंडियन. एक्सपांडेड कम्युनल इलेक्टोरेट, तो जो पहले 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, अब इस एक्ट्स में सिख को दिया, क्रिश्चियन को दिया, एंग्लो इंडियंस को दिया, यूरोपियंस को दिया. लिमिटेड फ्रेंचाइजी, जो वोट देने की पावर थी ना वो सिर्फ उन लोगों को दी जाती थी जो जिनके पास प्रॉपर्टीज़ अच्छी खासी होती थी, जो अच्छा खासा टैक्स भरते थे और जो एजुकेटेड थे, ठीक है. सिर्फ ये 3 कैटेगरी के लोगों को ही वोट देने की पावर थी. ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर इंडिया क्रिएटेड, ठीक है. और पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोवाइड्स, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप इन 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन शुरू की गई 1926 में, याद रखना. प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड, जो मतलब सेंटर का बजट अलग से निकलेगा और प्रोविंशियल का अलग से बजट में निकलेगा. और स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगी फॉर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल बाद स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगी, ठीक है. तो ये 1999 में हुआ. फिर साइमन कमीशन आई 1927 में. कब? 1927 में. चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन. ऑल मेंबर्स ब्रिटिश. नेशन वाइड बॉयकॉट, सारे उसमें जो कमीशन था उसमें सारे ब्रिटिश थे. रिपोर्ट 1930 रिकमेंड
एवोल्यूशन ऑफ डायरकी। तो जो साइमन कमीशन था उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए, एक तो डायरकी को एवोल्यूश कर दो, प्रोविजन जो प्रोविंशियल है, जो प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट जो, और कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखना चाहिए, जो जिसकी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वाइट पेपर, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इन सारी एक्ट्स को, इन सारे रिकमेंडेशन को ऑन ग्राउंड लाने के लिए ये 3 चीज़ें हुई, टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, देन वाइट पेपर हुआ, देन जॉइंट सिलेक्टेड कमेटी बनी एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। अब कम्युनल अवार्ड 1932, ये 27 में आया था, ये 1932 में अनाउंस बाय रामसे मैकडोनल्ड। प्रोविजंस क्या थे, मतलब फीचर्स क्या थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन एंड डिप्रेस क्लासेस में डिप्रेस क्लास ऐड हो गया। रिस्पॉन्स, गांधी जी फास्ट ऑन टू दैट येहरवाड़ा जेल, येहरवाड़ा में गांधी जी ने इसके खिलाफ भूख हड़ताल कर दी। एंड देन पूना पैक्ट करके एक पैक्ट बना अंबेडकर जी के और गांधी जी के बीच में, जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट, हिंदुओं के लिए एक ही इलेक्टोरेट हो रहा, और रिजर्व सीट्स होंगे शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंशन ब्रिटिश एक्ट, स्ट्रक्चर 321 सैंक्शन एंड 10 शेड्यूल्स नॉट शेड्यूल्स। तो मेजर फीचर्स क्या थे, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज्ड, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज की गई, प्रोविंसेस और जिसमें प्रिंसली स्टेट होंगे, एंड नेवर मटेरियलाइज्ड। 3 लिस्ट बनाई गई, 3 लिस्ट बनाई गई, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, ठीक है, इनके नंबर्स भी याद रख लेना, कभी कभार पूछ सकता है। देन रेसिडेरी पावर्स जो थी वो वाइसरॉय को दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंडिया प्रोविंसेस जो थे उनको ऑटोनॉमी दी, जो डायरकी थी प्रोविजंस में उसको ख़त्म कर दिया गया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डायरकी प्रपोज एट सेंटर, देखो कहाँ गया, देखो ये जो डायरकी थी ना, डायरकी इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस जिसमें ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिवर्स सब्जेक्ट बनाए गए, वो अब सेंटर में लाया गया, वो पहले सेंटर में नहीं था, वो प्रोविंसेस में था, ठीक है। डायरकी प्रपोज एट सेंटर एंड नेवर इम्प्लीमेंट, पर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई कभी, ठीक है। बाइक्रेमिलिज्म जो थी, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, यहाँ देखो कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस इन सेंटर, अपर हाउस लोअर हाउस बनाने की जो बात थी वो कहाँ कहाँ हुआ, एक बंगाल में हुआ, बॉम्बे में हुआ, मद्रास में हुआ, बिहार में हुआ, असम में हुआ और यूपी में हुआ, ठीक है। बाइक्रेमिलिज्म एक्सपांडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, वो एक्सपांड हो गया। डिप्रेस क्लास जो थे ना उनके साथ एससीज को दिया, वुमेन को दिया और लेबर्स को भी दे दिया। काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड, फ्रेंचाइजी एक्सपांड, वो जो एजुकेशन टैक्स और प्रॉपर्टी पे दिए जाते थे अब वो एक्सपांड हो गई। 10% पॉपुलेशन को वोट करने का पावर दिया गया। आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया, फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया और फेडरल प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस बनाई गई, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब लास्ट एक्ट आता है जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ, वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फेब 20 1947 में एटली अनाउंसमेंट की इस एक्ट की। 3 जून को प्लान निकला, माउंटबेटन प्लान, और पार्टीशंस को एक्सेप्ट किया गया। प्रोविजंस क्या थे इसके पीछे, ब्रिटिश रूल एंडेड, ठीक है, इस दिन को। इंडिया पाकिस्तान क्रिएटेड एज ए इंडिपेंडेंट डोमिनियन, नॉट अ कंट्री, ओनली डोमिनियंस। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी अबॉलिश, गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन, पाकिस्तान को अलग गवर्नर जनरल दिया गया और इंडिया को
अलग गवर्नर जनरल दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉस्ट अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एम्पावर, ठीक है, टू फ्रेम एंड रिपेल ब्रिटिश लॉ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अबॉलिश ब्रिटिश पैरामाउंटेसी लैप्स, प्रिंसली स्टेट फ्री टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। गवर्नेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मॉडिफाई, ब्रिटिश क्राउन वीटो पावर रिमूव्ड, गवर्नर जनरल बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया ड्रॉप्ड एंड सिविल सर्विसेज प्रोटेक्टेड। फाइनल आउटकम, लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली डोमिनियन पार्लियामेंट। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी 1946 में वो भी बनाई गई 2 सितंबर को बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान। मेंबर्स वेयर पार्ट ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पार्ट थे। वॉइसरॉय रिमेन हेड बट जवाहरलाल नेहरू वॉज अ वाइस प्रेसिडेंट। अब इसमें कौन कौन मेंबर थे उस गवर्नमेंट के, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मिठाई, देन गोपालाचारी राजा गोपालाचारी, देन HC बाबा, राजेंद्र प्रसाद, असफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली, चुंदीरी नगर, सामनिस्तर, अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल, ये सारे लोग थे। फर्स्ट इंडियन कैबिनेट टेक द ओथ, तो ये वो आर्टिकल था। तो हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर, उसको होलिस्टिकली अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया है, हर एक पॉइंट को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।